दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इस समय हम लोग नाटक का कंप्लीट वीडियो प्राप्त कर चुके हैं। आप पूरा का पूरा वीडियो देख चुके होंगे और नाटक पर आधारित 2 प्रैक्टिस सेट भी पढ़ चुके होंगे। अब नाटकों पर ही आधारित आपका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो यह आप अब तक 109 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं नाटक पर। ये 110वां क्वेश्चन है और धीरे धीरे मैं आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का कराऊंगा नाटक पर। और मुझे लग रहा है कि नाटक से संबंधित उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है टीजीटी पीजीटी में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ छोटा छोटा वीडियो दे करके 15 मिनट से 20 मिनट के बीच का वीडियो दे करके 20 22 25 क्वेश्चन को दे करके धीरे धीरे बड़े आराम से, जैसे किसी बालक को अगर भोजन कराना तो बहुत ज़्यादा एक थाली भोजन दे देंगे तो शायद वो एक बार में नहीं कर पाएगा। लेकिन एक थाली भोजन को अगर 4 भाग में अगर बांट करके दिन भर में करा दिया जाए तो बड़े आराम से कर भी लेगा, पच भी जाएगा। उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो दे करके आपकी पूरी पूरी तैयारी करा दूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी कोई असुविधा ना हो। मान ली 20 22 क्वेश्चन रहेगा तो नोट्स बनाने में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप बड़े आराम से नोट्स बना सकते हैं, हंसते खेलते पढ़ सकते हैं। तो आइए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और इसी तरह से निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक निवेदन ज़रूर मैं करूँगा, एक बार प्ले लिस्ट को ज़रूर आप विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो 150 से प्लस वीडियो, लगभग 200 के नियर अबाउट वीडियो मिलेंगे। जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो है, कुछ वीडियो जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का एक प्लेलिस्ट उसमें है, कुछ वीडियो जूनियर एडेड का है प्लेलिस्ट उसमें है, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, कम से कम 60 70 80 प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बड़े आराम से आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और आने वाले परीक्षा में एक सीट अपना सुरक्षित करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है। अब ये बताना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति कौन सी है। तो 110 का आपका देखिए, धूम शिखा तो नहीं है, मान मंदिर नहीं है, प्रकाश और परछाई तो नहीं है। अब बच क्या रहा है, सिर्फ सी, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जो है कि राम कुमार वर्मा की कृति है। 111 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। पूछ रहा है नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए मोहन राकेश की कृति कौन कौन सी, पहले ये जान लीजिए। तो मोहन राकेश की जो कृति, अंडे के छिलके तो है, सिपाही की माँ तो है, कर्फ्यू तो है। अब बच क्या रहा, चतुष्पथ। तो चतुष्पथ जो है कि यह इनका मोहन राकेश की कृति नहीं है, यह आपका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है, आपको यह बताना है। तो जाहिर सी बात है कि उद्देश्य विधान से कोई मतलब है नहीं, संवाद योजना से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। अगर रंग उसमें नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किस में बाधा पड़ती है, तो इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। देश काल और वातावरण से भी कोई मतलब आपका नहीं बनता है। तो उत्तर क्या आपका हो जाएगा, ए, अभिनेता एवं रंगमंचीयता। जब ज्यादा पात्र रहेंगे तो अभिनेता माने अभिनय करने में ज्यादा दिक्कत होगा और रंगमंच माने प्रस्तुत करने में, नाटक को प्रस्तुत करने में थोड़ा सा दिक्कत आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है कि आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान किया। बहुत शानदार प्रश्न है, इसी तरह से आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर मैं कहूं कि दुर्लभ प्रश्नों का ये श्रृंखला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप देखिए तो सही, यहां से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, जो प्रश्न शायद ही कहीं मिले। तो 113 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने नाट्य मंडपों की का विधान जो किया है, वह कितने प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान किया है। तो 113 का आपका जो विकल्प होगा, देखिए, बी तो नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, क्या है, 3, यानी कि आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। भरत मुनि ने 3 नाट्य मंडपों का विधान किया है। 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका क्या नाम है। यानी नाटक जहां दिखाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सीधे सीधे अर्थों में ये जानिए।
तो इसको कहते हैं रंग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग शीर्ष कहते हैं, क्योंकि रंग पीठ तो पीछे का भाग है, नेपथ्य तो पर्दे के पीछे का भाग है, रंगशाला तो वो मतलब रंगशाला जो होता है जो मतलब जहाँ ये नाटकों का जिस घर में जिस मकान में जिस भवन में अभिनय किया है तो उसको कहते हैं। तो इसलिए रंग शीर्ष ही सही विकल्प आपका हो जाएगा। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपक संख्या कितनी होती है? अगर आप परीक्षा देते होंगे तो निश्चित है का अर्थक्षेपकों का मुकाबला होता है काव्य शास्त्र के क्वेश्चन से, ये प्रश्न उठाया जाता है। तो अर्थक्षेपक कितने होते हैं यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो बहुत शानदार है, आप अंत तक देखिए और इसका आनंद लीजिए और याद करिए। तो अर्थक्षेपकों की संख्या जो है देखिए, ये 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अर्थक्षेपकों की संख्या इतना याद रखिए कि 5 ही है। 5 अर्थक्षेपक होते हैं, इसको हमेशा याद रखिए। 115 नंबर के क्वेश्चन। 116 देखिए, सन 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए 1969 में जो है कि आपका जो प्रकाशित आषाढ़ के एक दिन नहीं हुआ था, लहरों का राजहंस नहीं हुआ था, अंडे के छिलके नहीं हुआ था, क्या हुआ था? आधे अधूरे। आधे अधूरे का प्रकाशन 1969 में हुआ था। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर, अश्वत्थामा का अर्धसत्य किस गीत नाट्य का अंश है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अश्वत्थामा का अर्धसत्य बिल्कुल सही है। आप समझ गए होंगे कि किस नाटक की बात है, किस नाटक का अंश है, तो ये अंधा युग का ही है। 118 देखिए, बिना दीवारों का घर, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? तो बिना दीवारों का घर जो है किसकी नाट्य कृति है? तो यह आपका है 118 का सी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की यह नाट्य कृति है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा नाटक नहीं है। तो देखिए तिलचट्टा तो है, योर्स फेथफुली तो है और मरजीवा भी है। अब बच क्या रहा है आपका रसगंधर्व। तो रसगंधर्व नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि रसगंधर्व किसकी रचना है, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से निरंतर 10 प्रश्नों को क्यूज के रूप में मैं वहां डालता रहता हूं। आप वहां से भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, आप उस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज के लिंक भी हैं। हालांकि प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे शानदार वीडियो के लिंक भी इसमें है, इसी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए आगे देखिए। एक 120 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है इसकी मूल समस्या क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका मूल समस्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, ये इसका मूल समस्या है, ठीक है ना। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भीष्म साहनी की नाट्यकृति कौन सी है? भीष्म साहनी की नाट्यकृति कौन सी है? कबीरा खड़ा बाजार में, शुतुरमुर्ग के पेपर वेट या द्रौपदी, आपको यह बताना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भीष्म साहनी का जो नाट्यकृति है वह है कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है ना। चलिए 122 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है। रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है। इस तथ्य को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? किस नाटक में दिखाया गया आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 122 का सी आषाढ़ का एक दिन। 122 का सी आषाढ़ का एक दिन, रचनाकार अपने परिवेश उखड़ कर शून्य हो जाता है, इसी नाटक में दिखाया गया है, ठीक है ना। 123 भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता थी?
बहुत शानदार प्रश्न है कि प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लिखते थे और भी लोग लिखते थे भारतेंदु युग में, लेकिन सबसे ज्यादा कुशलता किसको प्राप्त थी ये आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं कि राधाचरण गोस्वामी को जो है कि प्रहसन लिखने में दक्षता हासिल थी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राधाचरण गोस्वामी का एक या दो प्रहसन अगर आप मतलब आपको याद हो, जानते हो, तो आप उसको अवश्य लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। 124 नंबर का प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था, यह कथन किस आलोचक का है। तो 124 का आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय का कहना है कि प्रसाद जी की जो नाटक जो लिखते थे, यह हिंदी का जो रंगमंच जो है, रंगमंच हिंदी के रंगमंच के अनुकूल इनका नाटक नहीं है, क्योंकि वास्तव में इनके संवाद, इनके नाटकों के संवाद बहुत बड़े बड़े होते हैं और पात्र भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है कि इनका नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, ठीक है। आइए 125 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। रणधीर प्रेम मोहिनी के रचयिता कौन है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 125 नंबर का जो ये प्रश्न है वह लाला श्रीनिवास दास का है कि रणधीर प्रेम मोहिनी जो है लाला श्रीनिवास दास का ये एक नाटक है। और एक प्रश्न आप और जान लीजिए इसी लगे कि यह प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। क्या प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को ही माना जाता है, ठीक है ना। 126 नंबर का प्रश्न देखिए। 126 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा। सन पूछा जा रहा है कि भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा। तो यह सीधे आप आइए इसका उत्तर बताइए। 1863 में, या फिर 1865 में, या फिर 1868 में, या फिर 1869 में। तो जाहिर सी बात है आप सही उत्तर पर पहुंच गए होंगे। 126 का आपका हो जाएगा सी, 1868 ईस्वी में। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी दुर्लभ बंधु नाम से किसने अनुवाद किया था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो काफी चर्चित प्रश्न है और आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, भारतेंदु जी का ही है ये, ठीक है ना। आइए 128 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो नील देवी तो नहीं है, क्योंकि नील देवी जाहिर सी बात है कि ये मौलिक नाटक, फिर भारत जननी की बात है, सती प्रताप की बात है, ये सब ये तीनों मौलिक नाटक नहीं है। इनका पहला मौलिक नाटक, पहला मौलिक नाटक नहीं है। इनका पहला मौलिक नाटक यही है, विशस्य विषमौषधम। विशस्य विषमौषधम ही इनका पहला मौलिक नाटक है। अगर 129 नंबर की क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इसमें से किस वर्ग का नाटक है। किस वर्ग का मतलब क्या, प्रहसन है कि भाड़ है कि वीथी है कि गीत नाट्य है, किसके अंतर्गत आता है। तो जानते हैं कि यह प्रहसन है, क्योंकि हास्य व्यंग के माध्यम से यह जमींदारी प्रथा पर एक तरह से व्यंग किया गया है, ठीक है ना। आइए आगे देखिए। भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना का काल क्या है। सत्य हरिश्चंद्र की रचना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो 130 का सीधे उत्तर पर आ जाइए। 1883 है, नहीं 1883 नहीं है। 1881 है तो ये भी नहीं है। 1878 है तो ये भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपका क्या बच रहा है, 1875, यानी सत्य हरिश्चंद्र 1875 की का ये नाटक है। 131 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता, बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं, यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है। 131 नंबर का क्वेश्चन। तो आषाढ़ के एक दिन पर लागू नहीं होता है, लहरों के राजहंस पर लागू नहीं होता है, अंडे के छिलके पर लागू नहीं होता है, यह लागू होता है आधे अधूरे पर। आधे अधूरे नाटक ऐसा है जो परिवार के सभी लोग अविश्वास, कुंठा, संशय और हीनता के बोध को लिए हुए हैं, इसलिए आधे अधूरे पर ही यह लागू होता है। 132 नंबर का नाटक 132 नंबर का प्रश्न, शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो दूसरे राज्य में
सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। बार बार इन प्रश्नों का मुकाबला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको याद रखिए। तो 132 का आपका हो जाएगा सी, आठवां सर्ग। आठवां सर्ग में यह, इस पंक्ति को याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखिए कि यह शासन हमारी रचना पर रोक लगाएगा, दूसरा जो सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। आइए 133 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित हुआ है? तो 133 का आपका सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता और देश प्रेम का स्वर दिखाई देता है, तो इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देख रहे हैं वीडियो कितना शानदार है, प्रश्नों का श्रृंखला कितना उन्नत किस्म का है, और निश्चित है कि इन सब प्रश्नों का वास्ता आपकी परीक्षा में होने वाला है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका आगामी जो टीजीटी पीजीटी का पेपर हो वो उसमें एक सीट आपका सुरक्षित हो। इसी तरह तैयारी करते चलिए। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने साथी हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपसे एक उम्मीद है और एक प्रार्थना है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।